नमस्कार, मैं हूं नमस्ते। अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यूथ का फेवरेट यूट्यूब चैनल यंग तरंग। ये वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम करियर कोच का, और आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे फिल्म पत्रकारिता में करियर के स्कोप की। और हमारे साथ बेहद स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं जिन्होंने बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में एक दशक से भी ज्यादा का समय बिताया है। उन्होंने मुंबई के एक कॉलेज से हिंदी में मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। इसके बाद जी बिजनेस चैनल से इंटर्न के तौर पर शुरुआत की और ईटीवी के प्रोडक्शन हाउस से होते हुए साल 2012 से वह बीबीसी हिंदी से जुड़ी हुई हैं और फिल्म पत्रकारिता लगातार कर रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मधुपाल वोहरा जी हमारे इस शो में आपका। थैंक यू सो मच यंग तरंग का भी, क्योंकि जिन्होंने मुझे मौका दिया है अपनी बात कहने का और मेरी बात सुनने का। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो हम शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़े एक पहले सवाल पर। जैसा कि आप जानती हैं कि कोरोना का सब जगह, देश विदेश में सब जगह बहुत बुरा असर पड़ा है। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। बहुत से थिएटर बंद हैं, सारे ही थिएटर बंद हैं, तो फिल्मों की रिलीज भी रुक गई है। ऐसे में फिल्म पत्रकारों पर और फिल्म पत्रकारिता पर कोरोना का कितना असर पड़ा है? सच बताऊं तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जहां हर हफ्ते फिल्म रिलीज होती थी, अगर हम हर शुक्रवार की बात करें तो हर शुक्रवार एक फिल्म आती थी तो रिव्यू होता था और बहुत सारी चीजें होती थी। तो अब जो है, अब जो फिल्म जर्नलिज्म की बात करें या फिल्म पत्रकारिता की बात करें, वो बहुत इस कोरोना काल में बहुत सीमित हो गई है। बहुत ही कम चीजें जो हैं वो अब हो रही हैं। और बहुत ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जो पहले एक माहौल हुआ करता था, फिल्में रिलीज होने से पहले उनके प्रीमियर हुआ करते थे, प्रीमियर से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, उससे पहले पोस्टर लॉन्च, फिर ट्रेलर लॉन्च, ऐसे कई सारे कार्यक्रम हुआ करते थे जिसपे हम अपनी अलग अलग रिपोर्ट दिया करते थे, अलग अलग चीजों पे बात करते थे। जब फिल्म नजदीक होती थी प्रमोशन के, तो हम लोगों से जो फिल्म से जुड़े हुए डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, उनसे बातचीत किया करते थे। ये सिलसिला फिलहाल अभी भी है, अभी भी हो रहा है। अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम के जरिए, स्काइप के जरिए, बट कह सकते हैं कि उतना नहीं हो पा रहा है जितना पहले हुआ करता था। तो बहुत ज्यादा असर हुआ है, फिल्म पत्रकारिता पे भी बहुत ज्यादा असर हुआ है। बिल्कुल। और अगर हम आपके करियर की बात करें तो आपने पहली बार किस सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया था और उसके लिए आप कितना नर्वस थी और आपने उसके लिए तैयारी क्या क्या किया था? मेरे को बताते हुए भी बहुत मतलब होता है ना, शर्म आ रही है, क्योंकि पहला इंटरव्यू जो मेरा था वो मुझे याद है तारे जमी पर, जब एक आमिर खान की फिल्म आई थी तारे जमी पर, जिसमें जी दर्शन जी। सफारी एक्टर थे। और मुझे अच्छे से याद है कि वो फिल्म की बात अगर करूँ तो मैं एक ऐसा था कि उस फिल्म के लिए मैं ई टीवी के प्रोडक्शन हाउस के लिए काम कर रही थी। हाँ, ई टीवी प्रोडक्शन हाउस के लिए जब काम कर रही थी, तो मुझे याद था कि वो दिन ना संडे का था, और उसी दौरान संडे को वैसे ज्यादातर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ऑफ रखते हैं, छुट्टी रखते हैं अपनी। बट हम नए नए थे तो हम ऑफिस आ गए थे, हमें बुलाया गया था कि भाई कुछ भी ऐसा बड़ा आता है तो देखना पड़ेगा। मुझे याद है जो मेरी जो मैडम थी, निर्मला मैम, वो छुट्टी पर थी, इंटरव्यू वगैरह सब वही डिसाइड करती थी। बट अचानक आमिर खान का इंटरव्यू आ गया और उन्होंने मुझे भेज दिया कि एक काम करो, अभी ये कुछ सवाल है, तुम बना लो और देख लो, तुमने ट्रेलर तो देखा ही होगा। मैं गई, आमिर खान के घर पे जाना था जो कि बांद्रा में है। हम गए उनके घर पे, मैंने पूरी तैयारी कर ली, पूरी तरह से उनके बारे में, उनकी फिल्म के बारे में सब कुछ जानकारी कर ली। जब मैं उनके जी घर जी। गई तो पता चला कि आमिर खान फिल्म के प्रमोशन में इतने व्यस्त हैं कि उनका जो डेट टाइमिंग शेड्यूल है इंटरव्यू का, वो डिले होता जा रहा है। तो घर पे हाँ, रात 10 बजे होगा, वो भी मुझे याद है मुंबई में एक अंधेरी जगह है जहाँ पे एक मॉल है, सिटी मॉल, उसके वहीं पे उस जी एरिया पे होगा। तो मैं वहां गई और करीब 10:30 बजे आमिर खान जी आए, और इंटरव्यू जस्ट स्टार्ट ही हुआ था कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना फंबल हो गई थी।
उन 5 सवालों में इतनी ज्यादा गलतियां मैंने करी, और मैं इंटरव्यू के मतलब आमिर खान जी सामने बैठे, मैं इधर बैठी हूँ और मैं रो पड़ी, क्योंकि मेरे लिए डर डर था, लाइक मतलब एक आमिर खान का इंटरव्यू कर रही हूँ, 3 सवाल पूछने के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं रो पड़ी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत गंदा है। और वो एक इंटरव्यू हुआ, उसके बाद आमिर खान जी ने मेरी तरफ देखा, बोला कि आप इतना, मैंने कहा ये मेरा जिंदगी का पहला इंटरव्यू है और मुझे नहीं मालूम था कि मैं आमिर क्या खान बात के है। साथ करूंगी। मैं बहुत रोई। उन्होंने मुझे बोला आपके जो सवाल है आप मुझे बता दीजिए क्या क्या सवाल है। उन्होंने वो सवाल थोड़े से देख लिए, पढ़ लिए, और उसके बाद उन्होंने खुद ही जवाब दिया। मैं अपने एक कोने में बैठ के रोती रही और वो खुद ही कैमरे में देख जवाब देते यानी गए। बिल्कुल नेचुरल सी बात है ये, जब पहली बार आप किसी इस तरह आमिर खान जैसे बड़े फिल्मी सितारे का इंटरव्यू करती हैं, आप पूरी तैयारी के साथ जाते हो, लेकिन मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है, सबके साथ होता है। आमिर खान ने भी अपनी पहली फिल्म के लिए जब पहला शॉट दिया होगा तो वो भी नर्वस हुए थे, तो उन्होंने ये मुझे अच्छी बात है, तभी आप सीखते हो। उन्होंने एक बहुत अच्छा वाकया डिस्कस किया था मुझे, जब मुझे बहुत रोते हुए देखकर उन्होंने कहा कि आप तो फिर भी बात कर रही हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, जब मेरी फिल्म आई थी कयामत से कयामत, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं अपने पोस्टर खुद हर रिक्शे में लगाता था। लोग पूछते थे ये कौन है, किसकी फिल्म आ रही है, तो मैं कहता था भाई ये मैं ही हीरो हूँ और मैं ही आ रहा हूँ। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती ऐसा करके। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगी कि उसके ठीक 6 से 7 महीने बाद एक पिक्चर आई थी, जाने तू जाने ना, जिसके जो बिल्कुल। प्रोड्यूसर थे आमिर खान, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। इमरान खान उसमें एक्टर थे, उनके भांजे। और उसी दौरान बैंड्रा का जो महबूब स्टूडियो, वहां मेरा इंटरव्यू फिर मुलाकात हुई, और आमिर खान ने लगातार इंटरव्यू शुरू किए अलग अलग चैनल के साथ। जब मेरी बारी आई तो उन्होंने इंटरव्यू किया और वो चलते बने। मुझे लगा कि यार क्या फिल्म एक्टर इतने इन्वॉल्व होते हैं अपने कामों में कि उन्हें चेहरे तक नहीं याद होते जर्नलिस्ट के, कि भाई ये तो वही लड़की है जो रो रही थी। मुझे लगा कि शायद, बहुत अजीब लगा कि आमिर खान शायद भूल गए, और मुझे बहुत दुख भी हुआ कि शायद इतनी जल्दी भूल गए 6 महीने में। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो थोड़ा बाहर आके, जब इंटरव्यू करते करते जो आर्टिस्ट थोड़े थक जाते हैं तो बाहर चाय वाय पीने आते हैं, तो वो चाय पी जी। रहे थे तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया इधर आओ। मैं गई, उन्होंने मुझे बोला एक बात कहना चाहूंगा, तुमने बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया है। आप सच मानिए, ये सुनने के बाद मुझे लगा कि अरे इनको याद था। लाइक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे कोई एक्सप्रेशन कुछ नहीं किया, लेकिन जब बाहर वो थोड़ा फ्री टाइम मिला, जब वो लोगों से बात करते हैं, पत्रकारों से बात करते हैं, तब उन्होंने मुझे आके बुलाकर कहा कि तुमने बहुत इम्प्रूव किया है अपने आप को। आज जिस लड़की से मैं मिला था वो लड़की मुझे वो नहीं लग रही थी। ये सुनकर मेरा दिन बन बिल्कुल, गया था, और उस दिन से कॉन्फिडेंट क्या आया बात है, नहीं वो सही बात है, जब इस तरह के पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाता है, और ये बड़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आजकल के दौर में हम बात करें तो फिल्म पत्रकारिता को पीआर पत्रकारिता से भी कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है, और ऐसा भी आरोप लगता है कि कई ऐसे फिल्म जर्नलिस्ट हैं जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के या फिल्म स्टार्स के इनडायरेक्टली वो पेड प्रमोशन करते हैं, वो एक तरीके से पीआरओ का काम करते हैं। जब वो फिल्म समीक्षा लिखते हैं तो सिर्फ गुणगान करते हैं या सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये आरोप कहां तक सही है, और अगर ऐसा है तो क्या यह फिल्म पत्रकारिता के लिए शुभ संकेत है? देखिए, हर जगह अच्छे और बुरे लोग, तो अगर हम अच्छे और उनकी बात करें तो हर जगह है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ, होता है। ऐसी कई चीजें हम जिसको हम बोलते हैं पेड पब्लिसिटी, वो होती है। ये होती आई है और अब तो बहुत ज्यादा होने लगी है। अगर हम 5-6 सालों की बात करें तो अब बहुत ज्यादा होने लगी है पेड पब्लिसिटी। बट मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे भी कई पत्रकार हैं जो आज भी अगर फिल्म रिव्यू करते हैं तो उस पूरे रिव्यू को, एक होते ना, मतलब सीधे तौर पे ना किसी किसी के साथ कोई कि ये एक्टर हमारा फेवरेट है, ये सब का ध्यान ना देते हुए सही रिव्यू देने वाले लोग भी हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम सबको मालूम है, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा भी लगता है कि हमें खुद, हम वो फिल्म देखते हैं और पता चलता है कि यार ये फिल्म तो एक मार्क्स देने लायक भी नहीं है, लेकिन इसको मिल गए हैं 5 रेटिंग या 3 रेटिंग। तो ऐसा बिल्कुल होता है। बिल्कुल। और आने वाले समय की बात करूं तो जो हमारी युवा पीढ़ी है वही इसे बदल सकती है, क्योंकि जो कल्चर हो गया है अभी फिलहाल, जो एक तरह से मैं इसको नकार नहीं सकती कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सारा पीआर रिलेवेंट हो गया है। अगर हम बात करें कि जहाँ पे सच्चे पत्रकार भी है जो अपनी सोच के साथ आगे बढ़ा रहे इस पत्रकारिता को, और वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
कह सकते हैं कि अच्छा रिलेशन है किसी एक्टर के साथ, तो ठीक है, इसकी पिक्चर को एक्स्ट्रा रेटिंग दे दी, या कुछ भी बुरा नहीं लिखा, अगर वो गलत भी कर रहे हैं, उनकी पिक्चर फ्लॉप भी हुई तो उसको अनदेखा कर देना, ऐसा भी होता आया है। बट आने वाले फ्यूचर के लिए कहूँ तो हमारे जो युवा पत्रकार आएंगे, ये उन पे डिपेंड करता है कि की राह पे चलते हैं, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर पूरी चीज को ढोडोरा भी पीटे ये अच्छा है अच्छा है, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि ये पेड जो पत्रकारिता है ये सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। बाकी अगर पॉलिटिकल में आप देख लीजिए चुनाव के दौरान क्या होता है, तो इसमें आपको एक बात ये भी ध्यान में रखना होता है कि कई बार फिल्म जर्नलिस्ट का जो स्टार्स हैं उनके साथ विवाद भी हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी कंगना रनावत की मूवी मल्लिका रिलीज हुई थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी काफी विवाद हो गया। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो इस तरह के विवाद होते हैं और भी कई चैलेंजेस होते हैं जो फिल्म जर्नलिस्ट को फेस करना पड़ता है, तो वो क्या क्या चैलेंजेस हैं और उनसे कैसे निपटना चाहिए? देखिए कई बार हम लोग जब कभी कभार अगर देखा जाए, कई बार ऐसी चीजें होती है कि जब आप कोई असली सही रिव्यू करते हो, मान लीजिए कोई फिल्म अच्छी नहीं है और आपने मुंह पे कह दिया किसी बड़े डायरेक्टर या एक्टर के सामने कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो इसको दिल से ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं कि नहीं सही कह रहे हैं। देखिए कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता है कि उनकी पिक्चर अच्छी नहीं है और सामने वाले आके कह रहे हैं कि नहीं पिक्चर बहुत अच्छी है, वो उसको भी माप लेते हैं, उनको पता है कि ये हमसे झूठ बोल रही है, हमारी चापलूसी कर रहा है। कुछ लोगों को ऐसे कई हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोगों को चापलूसी पसंद है तो कुछ एक्टर्स को चापलूसी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि जो सही बात है, लाइक मतलब कि अगर कोई फिल्म बुरी है तो उसको मुंह पे बुरी कहो, उसकी कोई एतराज नहीं है। अगर कोई चीज नहीं सही है तो उसको कैसे सही बताया जा सकता है। तो इसको लेकर हमेशा से विवाद होता आया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि भाई थोड़ा सा देख लो, इतनी बुरी भी फिल्म नहीं है, या इसके बारे में नेगेटिव सवाल मत पूछो। ये चीज तो होती है, बट हम एज ए जर्नलिस्ट हमें थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है। कई बार पीआर्स कहते हैं या कोई उनके आर्टिस्ट ही कह देता है कि हमसे नेगेटिव सवाल मत पूछो, बट आपको बीइंग ए जर्नलिस्ट आपको बैलेंस करना आना चाहिए। अगर किसी की फिल्म बुरी है तो आप उनके मुंह पे सीधा मत कहो कि ये बुरी पिक्चर है, घुमा फिरा के अपने शब्दों के साथ खेलना पड़ता है कि पिक्चर आप पहले से ही बहुत अच्छी पिक्चर करते आए, लेकिन इस पिक्चर में थोड़ा दम कम लगा, या ये कह दीजिए कि थोड़ी सी कमी लगी। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिल्म पत्रकारिता की बात करें तो यहाँ पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकते किसी के साथ। अगर हमें किसी का काम पसंद नहीं आया तो हम उनके मुंह पे नहीं कह सकते कि ये आपका काम पसंद नहीं आया। आप उन्हें अपने तरीके से समझाकर अपनी बातों से कह सकते हैं घुमा फिरा के कि नहीं ये थोड़ा सा हमें लगता है कि इस पे आपको और काम करना चाहिए था। तो वो एक तरीका है, बट ये चीज है कि बहुत ज्यादा अब हो गया है पीआर रिलेवेंट, और चीजें कई बार हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आजकल के जो हम अगर फिल्म जर्नलिज्म की बात करें तो हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बैलेंस भी होना चाहिए, न्यूट्रल भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जर्नलिज्म फील्ड है ये चैलेंजेस से भरा हुआ फील्ड है। चाहे वो फिल्म जर्नलिज्म आप करो या फिर पॉलिटिकल जर्नलिज्म करो या क्राइम कवर करो, तो आपको चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन चुनौतियों से निपटना एक सफल पत्रकार को आना चाहिए। तो हमने चैलेंजेस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं स्कोप की कि कितना ज्यादा स्कोप है फिल्म जर्नलिस्ट बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं खासतौर पर, जो बॉलीवुड रिपोर्टर बनना चाहती हैं या बॉलीवुड एडिटर बनना चाहती हैं। इसलिए आपसे अगला सवाल यही होगा कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक सक्सेसफुल फिल्म जर्नलिस्ट बनने के लिए? देखिए मैं ये जरूर कहूंगी कि आने वाले फ्यूचर में फिल्म जर्नलिज्म का बहुत बड़ा स्केल है, बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत, क्योंकि आप देखिए आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म हो गए हैं, अब तो सिर्फ फिल्मों का दायरा सिर्फ फिल्मों तक नहीं, अब तो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, ऐसे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए जहाँ फिल्में रिलीज हो रही हैं। तो बहुत सुनहरा भविष्य है फिल्म जर्नलिज्म का। लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या क्या खूबियां होनी चाहिए, तो देखिए सबसे पहले जरूरी है, हम कई बार हमारे दिमाग में आता है कि तो फिल्म जर्नलिज्म है, इस पे क्या रिसर्च करने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि पॉलिटिकल रिपोर्टर बनने के लिए आपको पॉलिटिकल की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, फिर अगर हम
उसकी क्राइम रिपोर्टिंग की बात करें तो लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फिल्म जर्नलिज्म को भी हल्के में ना लिया जाए, उसके लिए बिल्कुल। भी पूरी जानकारी होनी चाहिए फिल्मों के बारे में। अगर आप किसी भी पर्सनालिटी या किसी भी ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिलने जा रहे हैं, तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो कब फिल्मों में आया, कैसे फिल्मों में आया। हमेशा से ये कहा जाता है कि फिल्म जर्नलिज्म बहुत आसान है, बट नहीं, उसके लिए भी किताबें पढ़नी जरूरी है। अगर हम बात करें गुरुदत्त साहब की, तो गुरुदत्त साहब की जिंदगी, कैसे उनकी जिंदगी शुरू हुई, कैसे वो फिल्मों में आए, बहुत जरूरी है फिल्म जर्नलिज्म को भी समझना। कई बार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप आप मान लीजिए अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू ले रहे हैं, और अगर आप उनके उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहले से ही आपको उनकी जानकारी है, उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में, तो जब आप उनके साथ इंटरव्यू करने बैठेंगे ना, तो सामने वालों को भी पता चलेगा कि ये तो ज्ञान का, कह सकते हैं ना, ज्ञान का सागर है, तो सब पता है मेरे बारे में। तो वो आपको एंटरटेन करेंगे अच्छे से, उनको भी पता चलेगा कि ये जो सामने मेरा इंटरव्यू ले रहा है, ये ऐसे ही नहीं आया है, ये पूरी तैयारी करके आया है। तो फिर अगर वो आपको 5 मिनट का वक्त देंगे, तो देखिए आपका जो ज्ञान सागर है, जो आप उनके साथ बांटेंगे, वो आपसे 40 मिनट बात करेंगे। तो फिल्म जर्नलिज्म में अपने आप को ऐसा बनाइए कि अगर कोई एक्टर कह दे कि आपको सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 10 मिनट में अपना इंटरव्यू खत्म करिए, लेकिन आपकी बातचीत में इतना कुछ ज्ञान होना चाहिए उनके बारे में कि वो बातचीत 10 मिनट से हटकर 40 मिनट हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आपको जो है नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, फिल्म मेकिंग के बारे में, फिल्म प्रोडक्शन के बारे में, फिल्म स्टार्स के बारे में, जो नए स्टार्स हैं उनके बारे में भी, और जो पुराने स्टार्स हैं उनके बारे में भी। तो नॉलेज तो बहुत जरूरी है जर्नलिज्म के फील्ड में। अब ऐसे में एक गंभीर सवाल ये है मधु जी, कि अक्सर ये आरोप लगता है कि जो फिल्म जर्नलिस्ट हैं, खासतौर पर जो फेमस फिल्म जर्नलिस्ट हैं, वो सिर्फ फेमस फिल्म स्टार्स पर ही ज्यादा फोकस करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। जो नए लोग आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, उभरते हुए सितारे आते हैं, उनको उतनी कवरेज नहीं देते हैं, या उनके बारे में अच्छी फिल्मों का रिव्यू नहीं लिखते हैं, और इससे कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले पर एक ये भी पेंच सामने नजर आ रहा है कि कई ऐसे वेब पोर्टल थे जिन्होंने सुशांत सिंह की लाइफ के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में बहुत निगेटिव लिखा, इससे वो डिप्रेशन में चले गए। तो इस तरह के आरोपों के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, इस तरह के जो आरोप है, मैं उनके बारे में यही कहूंगी कि जो इस तरह के जो पोर्टल हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि नाम नहीं मेंशन करते, लेकिन उनके बारे में कहीं ना कहीं इशारा कर दिया जाता है कि लोगों को कि आप जज करिए इसका कौन हो सकता है। तो ये होता है, ये हो रहा है, हम देखते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जैसे कई बार आता है कि नामी जो जर्नलिस्ट है वो सिर्फ उनके बारे में ही लिखते हैं, तो इन सब बातों में कई बार सच्चाई नहीं है। देखिए, क्योंकि इसके एक मेन रीजन जो मैंने अभी हाल ही में स्वरा भास्कर का इंटरव्यू किया, और यही सवाल जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्योंकि वो भी आउटसाइडर है, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात बताइए, राजकुमार राव की फिल्म आती है, वही वही अगर एक तरफ धड़कन आती है, या अगर हम बात करें एक फिल्म आई थी, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, तो कारवां एक तरफ फिल्म आई थी इरफान खान साहब की, और उसके जी बाद जी। वही करण जौहर की फिल्म आई थी जानवी कपूर को लेकर, अगर नाम धड़क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, मुझे हाँ याद जी। अभी नाम नहीं आ रहा। जी। तो आप देखिए ना, जब उस समय जानवी की वो पहली फिल्म थी, जानवी की वो पहली फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी बात स्वरा भास्कर ने कही कि उस फिल्म की ओपनिंग जो थी वो इतनी बड़ी थी कि कारवां कब आके चली गई पता ही नहीं चला लोगों को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑडियंस की भी एक गलती है कि हम लोगों ने स्टार किड को इतना ज्यादा हावी कर रखा है कि उनकी एक पिक्चर आती है 100 करोड़ चली जाती है, वही, या फिर हम अगर राजकुमार राव की फिल्म करने की बात करें, या कारवां की बात करें, इरफान साहब की फिल्म की बात करें, वो फिल्म आगे चली गई पता ही नहीं चला। तो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाली जो बात है, वो कहीं ना कहीं दर्शकों पर भी आती है कि हमने ही उन्हें स्टार बनाया है कहीं ना कहीं। तो ये होना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ एक ये भी चीज है, ये इससे भी नहीं नकारा जा सकता कि सुशांत सिंह राजपूत जो जैसे कलाकार जो बाहरी दुनिया से आए, फिर उन्होंने टीवी में अपना नाम कमाया, और इसके बाद यहाँ, तो
देखिए ये हर जगह होता है, हमने यहाँ पे भी देखा है कि कहीं ना कहीं ये चीजें होती हैं। जैसे अभी कहने को तो बहुत सारी चीजें आ रही है क्योंकि इन फिल्मों से निकाला, अभी जांच भी हो रही है, बट कहीं ना कहीं एक गुट तो होता ही है हर जगह, जहाँ पे हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि कैसे चीजें चल रही हैं, कैसे क्या हो रहा है, बट अभी तक क्लियर नहीं है इस चीज के बारे में। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मौका नहीं मिलता, मौका मिलता है, लेकिन एज ए दर्शक हमें अवेयर होना पड़ेगा कि क्या हमें, क्योंकि देखिए नवाजुद्दीन की फिल्म आई थी मोतीचूर का लड्डू, इतनी बेहतरीन फिल्म थी लेकिन वो फिल्म चली नहीं। तो एज ए दर्शक भी लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आप स्टार किड को कोसते हैं तो जरूरी है कि स्टार किड को ना कोस कर आप वो फिल्में भी देखिए ना जो इंडिविजुअल एक्टर आ रहे हैं, जो जो अलग अलग शहरों तो से आ रहे आपने हैं। और दर्शकों के जागरूक होने की बात कही है, ये बात अपने आप में सही भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म जर्नलिस्ट की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितना महत्व वो राजकुमार राव को देंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देंगे, उतना ही महत्व वो जानवी कपूर को देंगे या ईशान खट्टर को देंगे। अब ऐसे में जब आप किसी सितारे के प्रभाव में आ जाते हैं कि आपने उसकी कवरेज ज्यादा अच्छे से की है, उसकी फिल्म समीक्षा में ज्यादा फोकस किया है, वहीं पर इरफान खान की या सुशांत सिंह राजपूत की या कंगना रणावत की, क्योंकि आपकी पर्सनली उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्म जर्नलिस्ट को भी अनबायस्ड होना चाहिए। उनको कलाकार और जो अभिनेता है, जो एक्टर है और स्टार है, इसके बीच की दूरियों को उनको समझना चाहिए और दोनों को बराबर का महत्व देना चाहिए। अब इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि बॉलीवुड में अक्सर कहा जाता है कि वहां बहुत नेपोटिज्म है, ग्रुपिज्म है, कास्टिंग काउच जैसी बातें भी होती रहती हैं। तो आपने एक लंबा समय मुंबई में गुजारा है, एक दशक से ज्यादा का समय हो गया है, तो आपने अपने पूरा अब तक के फिल्मी करियर में, फिल्म पत्रकारिता के करियर में एज ए फिल्म जर्नलिस्ट, आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि इस तरह के मुद्दे सच में हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो इनसे निपटने के लिए एक बॉलीवुड का रिपोर्टर या फिल्म जर्नलिस्ट इन मुद्दों को कितना कवर करता है? देखिए कास्टिंग काउच का मुद्दा अभी फिलहाल बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं लोग, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा है। लेकिन अगर मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं तो जहां सोशल मीडिया इतना बड़े प्लेटफॉर्म नहीं थे, जहां इतना आज हमारे पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है अपनी बात कहने का, लेकिन 5 साल पहले नहीं था। मुझे याद है कि 5 साल पहले मैंने एक रिपोर्टिंग करी थी जहाँ पे मैं कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स से मिली थी, फिर वो चाहे मेल हो फीमेल हो। उन्होंने ये बात मुझसे कही थी कि उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है, ऐसा होता है। लेकिन ये आपके पर है कि आप इसे कैसे देखते हैं। जैसे कई लोगों ने मुझसे कहा था कि हमने मना कर दिया उस चीज को करने के लिए, हमने मना कर दिया, हमें चलेगा, हमें हमें थोड़ा अगर अगर कास्टिंग काउच से बचना है और इन सब चीजों से दूर रहना है, हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो हम स्ट्रगल हमारा भले ही 10 साल चले, हम करेंगे। तो इसको बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि कास्टिंग काउच नहीं होता, होता है, लेकिन अब फिलहाल थोड़ा कम हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब लोगों को लगता है कि कहीं हमारी बात सामने ना आ जाए, या एक तरह का डर अब है आफ्टर मी टू के इंसिडेंट के बाद से, जहाँ पे पूरी दुनिया में जब मी टू वाला कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था और मी टू की बात कहकर सब लोग सामने आए थे, तो बॉलीवुड में भी मी टू का खौफ लोगों में आ गया था। उसके बाद से अब चीजें सुननी कम हो गई हैं। 5 सालों की बात करें तो 5 साल पहले ये सब बहुत सुनने को मिलता था, लेकिन फिलहाल अभी जब ये मी टू के लिए जब तनुश्री दत्ता जब सामने आई और कई बॉलीवुड की कई अलग अलग पर्सनैलिटीज एक्ट्रेस सब सामने आई थी, तो अब चीजें कम हो गई हैं। आप डायरेक्टर हो, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी अलग अलग जिनसे उनको ऑडिशन देने के लिए आना पड़ता है, तो ये सब चीजें अब कम सुनने को मिलती हैं। अब फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन होता बिल्कुल, है। क्योंकि अब हमें ऐसा भी लग रहा है कि सोशल मीडिया की पावर है, कहीं ना कहीं कास्टिंग डायरेक्टर को या प्रोड्यूसर को लगता है कि जो एक्टर है या एक्ट्रेसेस हैं वो कहीं वीडियो ना रिकॉर्ड कर लें, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है ये कम हुआ है, लेकिन नकार नहीं सकते हैं हमें, ये तथ्य है। और इसके अलावा अगर हम नेपोटिज्म की बात करें तो नेपोटिज्म देखिए साफ दिखता है। अगर जैसे देखिए एक और चीज है, बहुत सोचने वाली बात है। अगर मैं बात करूं नेपोटिज्म की, देखिए नेपोटिज्म उन्हें पहला मौका दे देता है। जैसे जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, उन्हें पूरे 10 से 12 साल लग गए एक बड़ी फिल्म तक पहुंचने के लिए, एज ए लीड एक्टर आने के लिए। अगर अगर हम बात करें गैंग ऑफ वसईपुर की, तो उससे पहले नवाजुद्दीन ने बहुत सारी फिल्में की, तलाश फिल्म की, ऐसे सरफरोश में भी उन्होंने छोटा मोटा सीन किया। उनको 10 साल लग गया मेन लीड हीरो बनने के लिए, ठीक है, मतलब एक होता है ना बिल्कुल मेन लीड एक्टर। लेकिन वहीं अगर हम बात करें स्टार किड की, तो उनको पहले फिल्म से ही हीरो बनने का पूरा मौका मिल जाता है।
फिल्म रिलीज होने से पहले आजकल जो पापाराजी कल्चर है, फिल्म देखिए अनन्या पांडे की पिक्चर बाद में आई, लेकिन उससे पहले अगर लोग पहचानने लग गए, सोशल मीडिया में उनका एक फैन पेज बन गया, जहाँ पे भले फिल्में नहीं आई है, लेकिन पापाराजी के कल्चर के चक्कर में अभी देखिए जब वो फिर वो चाहे जिम जा रही हैं या वो कहीं मार्केट जा रही हैं, उनकी फोटोज छपती आई हैं, लगातार लोग उनसे कनेक्ट बनाते आए हैं। तो अब जब उनकी पहली फिल्म आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, तो लोग उनको पहले से ही जानते थे कि ये तो अनन्या पांडे है, चंकी पांडे की बेटी। तो एक ये प्रिविलेज मिल जाता है, लेकिन इनको सेकंड फिल्म तक मिल जाएगा, थर्ड फिल्म तक मिल जाएगा। नेपोटिज्म थर्ड फिल्म तक सपोर्ट कर लेता है, लेकिन चौथे फिल्म के बाद जब वो फिल्में नहीं चलती हैं तो उन्हें भी घर बैठना पड़ता है। उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है, क्योंकि आपको ब्रेक मिल गया, लेकिन इंडस्ट्री में बने रहने के लिए आपके अंदर टैलेंट होना जरूरी है। आपने पेपराजी जर्नलिज्म की बात की। अक्सर फिल्म जर्नलिस्ट पर यह आरोप लगता है, और खासतौर पर जो पेपराजी जर्नलिस्ट होते हैं, कि वो फिल्म स्टार्स की जो प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार कैटरीना और रणबीर कपूर जब रिलेशनशिप में थे, तो ये कहीं बाहर घूमने गए हुए थे, तो इनकी कुछ प्राइवेट पिक्स लीक कर दी गई, और बाद में वो सोशल मीडिया में भी आया, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आया। तो आपको क्या लगता है कि पेपराजी जर्नलिज्म क्यों होता है, और क्या ये अच्छी बात है कि आप फिल्म स्टार्स की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? नहीं, देखिए पापाराजी अगर जर्नलिज्म की बात करें तो ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी, यहाँ पे भी दो चीजें हैं। कुछ कलाकार होते हैं जो पापाराजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जैसे वो चाहते ही नहीं कि उनके उनके बच्चे नजर आए कहीं, वो अब सपोर्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि वही कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जिन्हें पापाराजी बहुत पसंद है, तो चाहते हैं कि वो फिर वो चाहे जिम जाए, चाहे वो डिनर के लिए जाए, चाहे थोड़ा वो कहीं लाइमलाइट पे में भी बने जाए। रहे। हाँ, मतलब उनको पसंद है, तो उसके लिए प्रॉपर एक टीम रहती है जो उन्हें बताती है कि भाई आज ये यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सोर्स रहते हैं। तो ये दोनों ही चीजें हैं, ये दोनों ही चीजें रहती हैं जो कि कुछ लोग हैं जिन्हें पापाराजी बिल्कुल पसंद नहीं है, वहीं कुछ लोग आप देखते हैं कि आए दिन उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती रहती है, क्योंकि उन्हें पसंद है, वो चाहते हैं कि लोग जाने वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बिल्कुल। घूम रहे हैं। अब तो ये आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म का दौर आ गया है, इसको तीसरा पर्दा भी कहा जा रहा है, बहुत पॉपुलर है, बड़ी बड़ी फिल्में अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सरकार की तरफ से कोई सेंसर बोर्ड नहीं है, और जिस तरीके के वेब सीरीज आ रही हैं, एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस जिस तरह के वेब सीरीज बना रहा है, या ऐसे बहुत से प्रोडक्शन हाउस हैं जो इस तरह की वेब सीरीज बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं टीन एजर्स पर, छोटे बच्चों पर एक नकारात्मक असर डाल रहा है। तो एक फिल्म जर्नलिस्ट होने के तौर पर आप क्या कहेंगी? क्या आपका जो है सेंसरशिप ये वेब सीरीज पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए छोटा कई सा लोग जवाब देंगे। हाँ, देखिए सेंसर की बात करें तो कई बार कई सारे कंटेंट ऐसे आते हैं जिसको लगता है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल कहते हैं कि 18 साल से कम के बच्चे ये ना देखें, लेकिन आजकल इंटरनेट तो सबके पास है। इंटरनेट बिल्कुल, की बात करें तो आज छोटे छोटे बच्चे के पास भी है, अब तो हम मना नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, बीइंग अगर मैं किसी अननोन से उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन जो जाने माने फिल्म से जुड़े हुए डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जिनका नाम है, जिनको हमने उन्हें सम्मान दिया है, तो उनसे ये अपेक्षा जरूर की जा सकती है कि वो अपने कंटेंट को बहुत सोच समझ कर बनाए और सही तरीके से बनाए, क्योंकि जिससे क्योंकि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म की रीच बच्चों बच्चों तक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 18 साल के कम बच्चे नहीं देखते हैं। लेकिन प्रोडक्शन हाउस वाले ये समझते कहाँ है? आल्ट बालाजी की वेब सीरीज आप उठा के देख लीजिए, तो उनके अंदर सेल्फ सेंसरशिप वाली बात ही नहीं है, बल्कि वो तो कहते हैं कि जो फिल्में हैं वो समाज के इंटरटेनमेंट के लिए है, समाज को जागरूक करने के लिए नहीं है। जबकि ये सोच अपने आप में मेरे ओपिनियन से गलत है, क्योंकि फिल्में भी समाज को जागरूक कर सकती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब वो सेल्फ सेंसरशिप को नहीं मान रहे, ऐसे में आपके नजरिए से क्या गवर्नमेंट को कोई ये स्टेप उठाना चाहिए कि वेब सीरीज का भी फिल्म सेंसर बोर्ड के दायरे में वो आ जाए? इस बारे में हमने कई बार चर्चा की है, बड़े बड़े सितारों से भी चर्चा की है। देखिए इस पे काम हो रहा है, मुझे लगता है कि होना भी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि कई बार अगर हम बात करें सेल्फ एंटरटेनमेंट की, कि भाई ये तो एंटरटेनमेंट का जरिया है, बट एंटरटेनमेंट के जरिए में भी हम भी समझते हैं कि एक दायरा होना चाहिए, उस बिल्कुल, दायरे में रहकर ही काम होना चाहिए। तो ये चीज जो है उस पर जरूर मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी जहाँ कोरोना काल में जहाँ थिएटर्स अब बुरी तरह से अभी शुरू नहीं हुए, और अब सारी फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, क्योंकि अब
OTT प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा लोग आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो कॉन्सेप्ट है ये जरूर चेंज होगा, क्योंकि अब फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, तो आने तो वाले कहीं टाइम ना पे हम कहीं ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज को आगे आना होगा और उनको देखना होगा कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज आ रही हैं, इनको लेके क्या गाइडलाइंस बनाई जाएं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएं। और अब बस आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे मधु जी कि जो नए स्टूडेंट्स जो अभी मास मीडिया का कोर्स कर रहे हैं और वो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, एक सफल रिपोर्टर या एंकर बनना चाहेंगे, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? संक्षेप में आप बताएं। मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगी कि आप कई बार सोशल मीडिया में कई सारी चीजें पढ़ते होंगे, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि नहीं, फिल्म जर्नलिज्म में स्कोप है, आप आ सकते हैं। आप अपनी पूरी तैयारी करिए, अपने आप को पूरी तरह से उसके लिए तैयार करिए। तैयारी बस इतनी ही है कि जिस तरह से हम सोचते हैं ना कि अलग अलग परीक्षाएं देते हैं, अलग अलग डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही फिल्म जर्नलिज्म को समझने के लिए जो आप उनके बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए, अपनी आप को पहचानिए और सवाल आवाज उठाने की कोशिश करें, क्योंकि कोई बुरी बात नहीं है अगर आपको किसी एक्टर के बारे में सवाल करना है, फिर उनकी चाहे उनका काम आपको पसंद नहीं आया या दो दर्शक जो उनके बारे में बुराई कर रहे हैं, उनके काम की बुराई कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी आवाज में पूछिए। क्योंकि देखिए फिल्म जर्नलिज्म में बहुत जरूरी है बिना चापलूसी के आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक्टर सोचते हैं कि चलो ये तो हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं, चलो इनसे सिर्फ मीठा मीठा पूछते हैं। ऐसा ना करके आप अपने आप को तैयार करिए, कोई बुराई नहीं है, आपका काम है सवाल पूछना और अच्छे से उसके बाद उस सवाल को पूछने से पहले रिसर्च कर लें। और आजकल जो हम कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे कुछ भी आ रहा है, कुछ भी हमने पूछ लिया, अभी हम अगर सुशांत की ही बात करें तो कितनी सारी अफवाहें फैल रही है, उन अफवाहों पे यकीन ना करके जरूरी है जब आप फिल्म जर्नलिस्ट बने, अगर किसी के बारे में आप अगर खबर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो जरूरी है उस खबर की पुख्ता जानकारी लेना, उनके फैमिली मेंबर से बात करें, उनके मतलब आप अपने जर्नलिज्म को एकदम हॉनेस्टली, अगर हॉनेस्टी की बात करें तो हॉनेस्टी और पूरे ईमानदारी के साथ इसका पालन कर सकते हैं। और देखिए आप अगर आप अपने अंदर हिम्मत और विश्वास और अपने काम के ऊपर दृढ़ निष्ठा रखें तो बहुत आगे तक जाएंगे, और फिल्म जर्नलिज्म में बहुत आगे का फ्यूचर है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो मैं तो यही कहूंगी कि बस बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि दरअसल ऐसा भी देखने में आता है ना कि जो र्यूमर बेस्ड कम्युनिकेशन है, जिसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहा जाता है, कि बात र्यूमर के आधार पर जर्नलिस्ट ने खबर छाप दी कि इनका उनसे अफेयर चल रहा है, या फिर इन्होंने फिल्म के प्रमोशन के लिए अफेयर का नाटक किया है, या फिर तो इस तरह के जो है आप गॉसिप्स पे मत जाइए, आप रियल जर्नलिज्म कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने सोर्सेज से उस खबर को क्रॉस चेक कीजिए। और फिल्म जर्नलिज्म में बहुत स्कोप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधुपाल वोहरा जी हमसे बात करने के लिए। एक और चीज कहूंगी कि सोर्सेज भी, और दूसरी चीज अगर आप आप डायरेक्ट उस एक्टर से पूछिए कि हमने ये खबर पढ़ी है, क्या सच है क्या गलत है, वो अपना जवाब या तो हाँ में देंगे या तो ना में देंगे। तो बस वही है, बिना डरे एक होता है ना, बिना डरे बिना किसी संकोच के अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करिए, अपने सवाल रखने की पूरी कोशिश करिए, देखिए आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बिल्कुल, तो यानी एज ए फिल्म जर्नलिस्ट ना तो आपको किसी के प्रभाव में आना है और ना ही किसी के प्रलोभन में, आपको सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाना है और एक निडर जर्नलिस्ट की तरह आपको सवाल करने हैं, इंटरव्यू करना है, फिल्म समीक्षा लिखनी है। और ये भले ही कहा जाता हो कि मनोरंजन से जुड़ा हुई पत्रकारिता है, लेकिन दरअसल ये एक गंभीर पत्रकारिता है, एक सीरियस काइंड ऑफ जर्नलिज्म है। इसको भी आप उतना ही महत्व दीजिए जितना आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म को देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मधुपाल जी हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फिल्म जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं उनको बहुत अधिक अच्छी जानकारी मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको भी। थैंक यू वेरी मच।